डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक अहम तरीन फैसला सामने आया है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जस्टिस बाबर सत्तार के हुक्मनामे को मुअत्तल कर दिया गया है। ऑडियो लीक्स केस, इस बारे में जस्टिस बाबर सत्तार ने 2 हुक्मनामे दिए थे जिसमें ये बताया गया था या ये एक पाबंदी लगाई गई थी कि शहरियों की सर्वेलेंस नहीं की जा सकती और जो मजाज अथॉरिटीज़ हैं वो फ़ोन टैपिंग नहीं कर सकते, जिससे पाकिस्तान में काउंटर टेररिज्म, दहशतगर्दी का सामना करने, इसका कला कमा करने और मुजरिमों की निशानदही करने, जराइम के कला कमा करने के हवाले से बहुत मुश्किलात पेश आ रही थी कानून नाफिज करने वाले इदारों बशमूल पुलिस को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 2 फैसलों को मुअत्तल करते हुए जो कि जस्टिस बाबर सत्तार केस सुन रहे थे, इसके खिलाफ फेडरल गवर्नमेंट गई थी सुप्रीम कोर्ट, जहां से वफाकी हुकूमत को रिलीफ मिला है बहुत बड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट की अपील मंजूर कर ली है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्टिकल 199 से तजावुज़ किया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों में उसूल तयशुदा है कि हाई कोर्ट सुओ मोटो नहीं ले सकती। जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आया उसमें यह भी लिखा गया है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा है जहां पे अथॉरिटीज़ को फ़ोन टैपिंग से रोका गया, तो हाई कोर्ट के इस हुक्मनामे के सबब हुकूमत कोई काउंटर इंटेलिजेंस नहीं कर सकती, किसी दहशतगर्द को नहीं पकड़ा जा रहा, यहाँ तक कि ISI और IB को फ़ोन टैपिंग और CDR से भी रोका गया जो कि काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस में एक बहुत बड़ा हर्डल, बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस हुक्मनामे को मुअत्तल कर दिया है और ऑडियो लीक्स के इस केस में जहां पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बानी PTI इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजमुस साकिब, इनकी एक ऑडियो लीक का मामला है। इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 29 मई 2024 के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में अगली अदालती कार्रवाई में तौसीह नहीं दी गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामे को तौसीह नहीं दी, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म है वो मुअत्तल किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार इस केस की समाअत कर रहे थे और उन्होंने दौरान समाअत ये पाबंदी लगा दी थी कि फ़ोन टैपिंग नहीं होगी और सर्वेलेंस नहीं की जाएगी। अब ये जस्टिस बाबर सत्तार के ये हुक्मनामे सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक तरह से तंबीह भी जारी कर दी है कि वो आर्टिकल 199 में अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से करार दिया है कि हाई कोर्ट को इख्तियार नहीं है कि वो सुओ मोटो ले सके। इसमें जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से जो हुक्मनामा था वफाकी हुकूमत का बतौर बज़रिया अटॉर्नी जनरल, वहाँ पर भी बहुत तफसील से मौक़िफ़ दिया गया था, लेकिन उस मौक़िफ़ को उतनी सुनवाई नहीं दी गई जो कि ड्यू बनती थी। यही वजह है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आज सुप्रीम कोर्ट में पूछा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह तयन कर लिया था कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि यह तयन नहीं हो सका, इसकी तफ्तीश अभी तक जारी है। तो जस्टिस नईम ने कहा कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। जस्टिस अमीन ने रिमार्क्स दिए कि यह भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने ही लीक की हो, और क्या इस पहलू को देखा गया? आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम भी मौजूद है। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला है और इसकी इम्प्लीकेशंस अब क्या होंगी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से ऑपरेट किया है इस ऑडियो लीक्स के केस में, उसकी इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के कानूनी मामलात और दीगर मामलात पे क्या हो सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुनीर हुसैन भट्टी साहब जो कि लाहौर बार एसोसिएशन के सदर हैं और पंजाब बार काउंसिल के मेंबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट मुनीर हुसैन भट्टी साहब, किस तरह देखते हैं आप ये सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है जस्टिस बाबर सत्तार के 2 फैसलों के खिलाफ, और रोक दिया है जस्टिस बाबर सत्तार को मजीद एक केस की समाअत करने से, और जो हुक्मनामा भी सामने आया है सुप्रीम कोर्ट का, सर्वेलेंस की अब इजाज़त मिल गई है वफाकी हुकूमत को, फ़ोन टैपिंग वगैरह की भी, किस तरह देखते हैं आप इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, बेसिकली ये एक प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है जिसको डिसाइड करना ज़रूरी था।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने राइटली ऑब्ज़र्व किया इस हवाले से कि जो सो मोटो का इख्तियार है वो किसी भी हाई कोर्ट के पास नहीं है। ठीक। और ये उन्होंने राइटली ऑब्ज़र्व किया कि आर्टिकल 199 का जो इख्तियार होता है हाई कोर्ट्स के पास, उससे तजावज़ करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार साहब ने एक ऑर्डर किया 29 मई को और फिर 25 जून को भी। तो ऐसी जो वायलेशंस हैं, जो आइन की बेसिकली वायलेशन हैं, उनको रोकने के लिए उन्होंने एक बिल्कुल वाज़ेह ऑर्डर किया कि पहले तो किसी कोर्ट को ये देखना है कि उसका इख्तियार है कि नहीं है। और दूसरी बात जो इसके अंदर क्वेश्चन उन्होंने उठाया, उन्होंने ये कहा कि रिकॉर्डिंग जो है ये आपने किस तरह से असेस कर लिया कि ये जो रिकॉर्डिंग है ये कोई इंटेलिजेंस एजेंसी कर रही है, आईएसआई कर रही है, आईबी कर रही है, या पुलिस की कुछ स्पेशल ब्रांच कर रही है। तो इसके हवाले से भी एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने आंसर किया कि जी अभी तो इस बात का तय्युन नहीं हो सका। तो मैं समझता हूँ लेकिन मुनीर हुसैन साहब, जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में सिर्फ होनी चाहिए, असेस ही नहीं किया गया, असर्टन कर दिया गया था, और इसी बुनियाद पे सर्वेलेंस करने से, फोन टैपिंग करने से मैं समझता हूँ इसमें बड़ी जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का सब आर्टिकल 1 जो है वो इस हवाले से जो बुनियादी राइट्स में चीज़ मौजूद है वो तमाम शहरियों के हकूक़ की हिफाजत करता है, और आर्टिकल 17 वो भी प्राइवेसी को डील करता है। लेकिन और जितने भी आर्टिकल आपके बुनियादी हकूक़ को डील करते हैं वो सब्जेक्ट टू द लॉ हैं और सब्जेक्ट टू सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान हैं, और जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उनके साथ साथ चलते हैं। ये कोई जो प्राइवेसी है, अगर प्राइवेसी का मतलब ये हुआ कि 25 करोड़ अवाम में जो मैक्सिमम लोग हैं वो तो क्रिमिनल्स नहीं हैं, अगर उसमें 0.001% कुछ लोग ऐसे हैं और उनकी सर्विलेंस हो रही है या उनकी जो है वो टैपिंग फ़ोन टैपिंग हो रही है, तो मैं समझता हूँ ये तो सिक्योरिटी ऑफ सिटीज़न के हवाले से है, तो ये पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से है, टेररिज्म से बचाव के लिए है। इसमें तो मैं समझता हूँ कि एक जो ऑर्डर है उसमें एक ये चीज़ भी नज़र आती है कि आपने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला करते हुए इस बात को मद्देनज़र रखा ही नहीं कि हम जो कर रहे हैं उससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। ये बहुत अहम पॉइंट है। इसके अलावा वो सवाल, वो बुनियादी नुक्ता जो मैंने उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो सो मोटो नोटिस ले सके, और आर्टिकल 199 से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तजावुज़ किया। अब उसकी जो इम्प्लिकेशंस पड़ी कि इस केस में जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसला दे दिया कि जब आप सर्वेलेंस रोक दें, हर किस्म की सर्वेलेंस रोक दें, हर किस्म की फ़ोन टैपिंग रोक दें, उससे ना सिर्फ जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं बल्कि सो मच सो के कानून नाफिज करने वाले जो दीगर इदारे हैं, जो दर्जनों इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ काम नहीं कर रही हैं, वो जराइम को रोकती हैं, मुजरिमों को पकड़ती हैं। तो इस तरह का ब्लैंकेट बैन जब आपने लगा दिया तो एक ऑब्स्टेकल क्रिएट हो गई कि आप जराइम को कैसे रोकेंगे, आप दहशतगर्दी को कैसे रोकेंगे। तो ये इम्प्लिकेशन कितनी ख़तरनाक है अगर हमारी अदालतें बिना सोचे समझे या बिना कोई प्रूडेंस अडॉप्ट किए अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रही हैं। कुछ जज साहिबान, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान तमाम तर एहतराम के साथ, लेकिन उनके फैसलों के ये इम्प्लिकेशंस, ये नेगेटिव इम्प्लिकेशंस या ये ग्रेव इम्प्लिकेशंस तो आते हैं ना। इसका जिम्मेदार फिर कौन है? मुनीर हुसैन भट्टी साहब। जी गरीदा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये देखें कि एक तरफ जो हमारे जजेस हैं, ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा कि हमारे काम के अंदर मुदाखलत हो रही है, तो वो समझते हैं कि मुदाखलत जो है वो सिर्फ जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या लोअर जुडिशरी के काम में हो रही है। मैं समझता हूँ जो आइन ने सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया है कि तमाम अदारों को अपने अपने डोमेन के अंदर रहना चाहिए, जुडिशरी को अपने डोमेन के अंदर रहना चाहिए, अदलिया जो है उसका एक अपना काम है। इसी तरह से जो मुल्क की एजेंसीज़ हैं या अदारे हैं उनका एक अपना काम है। इसी तरह से जो हमारे मुल्क की मुकन्ना और इंतज़ामिया है उनका अपना अपना काम है। अगर हम अपने अपने काम में रहें और एक दूसरे के काम में ट्रांसग्रेस ना करें और अपना अपना काम करते रहें तो मैं समझता हूँ ये मुल्क मजबूत से मजबूत तर होता चला जाएगा। लेकिन जो अदारों का जो आपके सामने इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, अदारों का टकराव जो आपस में हो रहा है, इससे अल्टीमेटली जो है नुकसान मुल्क का हो रहा है। आप देखें कि इस वक्त हमारे KP में और बलूचिस्तान में आप देखें कि हम किस तरह से टेररिज्म को फेस कर रहे हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसके असरात जो हैं
वो पंजाब और सिंध में भी जा रहे हैं, कराची में भी जा रहे जी। हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो नेशनल सिक्योरिटी के अदारे हैं जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत करनी है, या जिस मुल्क के जो सिटीज़न हैं उनको ऐसे हादसा से बचाना है, अगर आप उनको तमाम काम करने से, ऐसे काम करने से रोक देंगे तो आप देखेंगे कि हर आए रोज़ जो है जिस तरह से बैरूनी मुदाखलत हो रही है, जैसे इसराइल और इंडिया और दूसरे दीगर ममालिक जो हमारे मुल्क दुश्मन हैं वो सारे इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं और टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एहतियात की फ़ैसलों के अंदर, ख़ास तौर पे कि इसके असरात को देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ये बात की कि जो सो मोटो का इख्तियार है वो जो है वो हाई कोर्ट से पास नहीं है, तो आर्टिकल 184(3) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है दैट इज़ वेरी मच क्लियर कि ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, और उसी ने देखना है कि अगर कोई इलीगैलिटी हो रही है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हो रहा है, तो वहाँ इंटरफेरेंस करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो या किसी केस में जुडिशल रिव्यू करती है, ये सारा सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ऑर्डर को उन्होंने राइटली जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सस्पेंड किया है, और अभी अपील अलाउ की है, अभी वो दूसरी फ्री कैन को नोटिस किए हैं, क्योंकि इस केस में 2 ऑडियो लीक के हवाले से बातचीत चल रही है। एक बुशरा बीबी की जो जुल्फ़ी बुखारी से बातचीत हुई उसके हवाले से, और दूसरी बातचीत जो साकिब निसार साहब के साहबजादे नजम साकिब साहब की जो बात हुई है, अबूजर चदड़ एक हल्का से जो MPA का इलेक्शन लड़ रहे थे PP 173 से कि किसी टिकट के हवाले से, तो वो सारी बात जो है अभी एसरटेन करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और जब फैसला करेगी, फाइनल फैसला करेगी, तो जहां सुप्रीम कोर्ट इस बात को देखेगी कि ये ऑर्डर जो है वो लीगल था, इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ये इसके साथ साथ वो इस बात का भी फैसला करेगी कि इस मुल्क के जितने भी शहरी हैं उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो सब्जेक्ट टू लॉ हैं, और इस मुल्क की सालमियत और बाकी चीज़ें, दीगर चीज़ों को भी कैसे सामने रखना है। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन आपसे मुनीर हुसैन भट्टी साहब, फिर इस सेगमेंट को हम कंक्लूड करेंगे। ये वाला जो मामला है ऑडियो लीक्स का, जिसमें बुशरा बीबी और नजम साकिब, आपने भी उसका हवाला दे दिया, दोनों को आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर दिया है, ये कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं जाके जो साबिक DG ISI जनरल फैज़ की गिरफ्तारी का भी मामला है। क्यों इस तरह से कि जनरल फैज़ और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, उनका मुबैना तौर पे गठजोड़ वो सामने आ चुका है, उसके लिंक्स, उसके शवाहिद सामने आ चुके हैं। ये खबर मैंने भी चंद दिन पहले दे दी थी सबसे पहले। अब नजम साकिब साहब का भी इसमें किरदार है, फिर बुशरा बीबी, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फैज़ हमीद, साकिब निसार, ये सारा गठजोड़, इन सब की कड़ियाँ आपस में कहीं ना कहीं जाके मिलती हैं। एक तरफ ये सारा सिनेरियो है, फिर आज हुकूमत ने मुतालबा कर दिया है अदलिया से कि आप अपने अंदर भी अकाउंटेबिलिटी करें, आप अपने गिरबान में भी झांक के देखें। यहाँ तक कि मुतालबा किया है कि साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ भी कोई नोटिस दिया जाए, कोई कार्रवाई की जाए। तो एक तरफ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे को ये ऑडियो लीक्स केस में नोटिस जारी हुआ, जनरल फैज़ अरेस्ट हैं, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। फेडरल गवर्नमेंट मुतालबा कर रही है अदलिया से कि आप अपने गिरबान में झांकें, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई करें। इन सब को कनेक्ट करके आप किस तरह देखते हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कोई भी दुनिया में कौम ऐसी इस वक्त तक रिस्पेक्टेबल नहीं हो सकती जब तक वो अकाउंटेबल ना हो। अकाउंटेबिलिटी तो बहुत ही एक अच्छी बात है, और ख़ास तौर पे अभी जो हम पहले ऐसे हमने बहुत कम देखा था। अभी देखें कि हाई ट्रीजन का मुकदमा जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, वो भी ट्रायल हुआ, सज़ा हुई। अभी जो है उन्होंने साबिक जो आर्मी के DG ISI हैं जनरल फैज़ हमीद साहब को, जैसा कि आपने बताया कि उसको गिरफ़्तार कर लिया गया सर्टन एलिगेशंस के ऊपर, और उनकी भी इंक्वायरी हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ हमें जितने भी हमारे अदारे हैं, बेशक वो फ़ौज पाकिस्तान हैं, बेशक वो सियासतदान हैं, बेशक वो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जुडिशरी है, बल्कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हर अदारे को अकाउंटेबिलिटी का सामना करना चाहिए, और हर शख्स को अकाउंटेबल होना चाहिए बिफोर। आप समझते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की अकाउंटेबिलिटी हो सकती है या होनी चाहिए? जी, मेरे ख्याल में होनी चाहिए, यकीनी बात है। हो अभी तो वो सर्विस में नहीं है, और अगर वो उस वक्त, मैं समझता हूँ
होता यूँ है हमारे मुल्क में, ये बड़ी अजीब बात है, होता यूँ है कि जब एक चीज़ चल रही होती है उस वक्त हमारे अदारे खामोश रहते हैं और बाद में जब कोई रिटायर होकर घर चल जाते हैं, जैसा कि अभी देखें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो सिटिंग जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के, बेशुमार उनके खिलाफ रेफरेंस आर्टिकल 209 के तहत पेंडिंग है। हम उनका फैसला नहीं करते, लेकिन एक रिटायर्ड जज जो है उसके पीछे हम कहते हैं जी वो पहले कर लें। जो सिटिंग जजेस हैं जो अभी बेंच के अंदर मौजूद हैं, कई मरतबा बार ने मुतालबा किया कि ये जो सिटिंग जज हैं इनके खिलाफ जितने रेफरेंस हैं उनको पब्लिक किया जाए और उनके आइन और कानून के तहत फैसले किए जाए और जल्द फैसले किए सबका होना चाहिए, चाहे वो हाजिर सर्विस हो, चाहे वो रिटायर्ड हो। बिल्कुल ठीक है मुनीर हुसैन भट्टी साहब, एहतसाब सबका होना चाहिए, चाहे वो सर्विंग हो, हाजिर सर्विस हो, चाहे वो रिटायर्ड हो, चाहे वो किसी भी इदारे से हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो गैर सियासी हो। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर हुसैन भट्टी साहब, एडवोकेट, सदर हैं लाहौर बार के, हमसे प्रोग्राम में बात कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ पॉलिटिकल मैटर्स के हवाले से डिस्कशन, डिबेट, क्वेश्चन आंसर्स को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ सियासी मामलात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, कुछ सवाल जवाब करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा सेंटर हैं ताहिर खलील सिंधु साहब, और थोड़ी ही देर में मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी एक शख्सियत ज्वाइन कर लेंगे। खलील ताहिर सिंधु साहब, नवाज शरीफ की गुमशुदगी, उनकी गुमनामी, उनका गोशा गुमनामी में होना, उनका मुकम्मल खामोश रहना, फिर जिस तरह से वो मंजर आम पे आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो नहीं कही जा सकती, रिकॉर्डेड बयान है जो कि उनका चलाया गया, सहाफ़ियों के सवाल जवाब लेने से गुरेज़ा हैं। तनक़ीद ये हो रही है कि नवाज शरीफ अब कौमी सतह के बजाय सिर्फ सूबाई सतह के, और वो भी सिर्फ एक सूबे की हद तक, सिर्फ पंजाब की हद तक के लीडर बन के रह गए हैं, जहाँ पे वो कभी तंदूर पे रोटी का रेट चेक कर रहे हैं, कभी वो अपनी साहबजादी के साथ बैठ के 14 रुपीज़ फी यूनिट बिजली कम करने का ऐलान कर रहे हैं, सिर्फ पंजाब की हद तक। नवाज शरीफ कौमी से सिर्फ एक सूबे के लीडर बन के रह गए। देखिए करीब ऐसी बात नहीं। एक तो पहले नंबर पे जो आपने काफ़ी लोडेड लफ्ज़ यूज़ किया है, गुमनामी नहीं बिल्कुल। मियाँ साहब का जब आए थे 21 अक्टूबर को जो मेन जलसा था, तो उस वक्त भी उनका यही था बयानिया कि अब हम पुराने इख्तलाफात को छोड़कर हमें आगे चलना चाहिए। एनी हो व्हाटएवर द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन, जो भी हुआ, हमने इनको दावत भी दी। लेकिन अब जो आपने बात की है कि वो बिजली के यूनिट करना का ऐलान करना, कम करना, 18वीं तरमीम के बाद जब कंकरेंट लिस्ट खत्म हुई तो हर सूबा जो कर सकता है, ये नॉट ओनली इन द पंजाब, अगर चाहे चीफ मिनिस्टर सिंध वाला, केपी वाला, बलोचिस्तान वाला, वो भी कर सकते हैं। तो दैट्स वाई कि चलो लोगों को कुछ देर के लिए जो जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना, वो तो थोड़ा आसान हो। ये हम सब एडमिट करते हैं इवन कि किस लेवल तक ये मतलब महंगी हुई और क्या जो मुआहदे तोड़ दिए गए, फिर जिस तरह से शौकत तरीन ने मुआहदे तोड़वा दिया IMF से, तो ये सारे उसका रिजल्ट है। लेकिन कराची वाले शदीद नाराज़ हैं आपके साथ, आपके इत्तेहादी भी हैं, आपकी पार्टी के इत्तेहादी हैं, आपकी पार्टी की हुकूमत है। तो जब पंजाब में नून की हुकूमत है और सेंटर में नून की हुकूमत है, तो आपके इत्तेहादी फिर सवाल तो करेंगे ना। यू आर राइट, वेरी राइट, दे हैव द दिस इज देयर फंडामेंटल राइट कि वो सवाल करें। लेकिन ये ऑल जितनी ये पावर्स हैं, दीज आर वेस्टेड टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। वो भी कर सकते हैं अपने वहाँ पे जाके लोगों को जो रिलीफ दे सकते हैं। जवाब भी दे दिया ना मुस्तफा कमाल साहब ने मरियम नवाज को। जी वो ठीक है, वो तो पीपल्स पार्टी इतनी अच्छी होती तो हम आपके साथ क्यों इत्तेहाद में आते। यू आर राइट, लेकिन ये कि पीपल्स पार्टी एक मानना तो पड़ेगा कि हकीकत तो है, लेकिन इस पे जरूर काम करना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा, बल्कि इसकी तकलीद की जानी चाहिए। ये तो एक अच्छा कदम उठाया मरियम साहब ने। आई वाज इन हिज कैबिनेट। शहबाज शरीफ जी बिल्कुल, आप मिनिस्टर भी सेंटर बनने से पहले। तो शहबाज शरीफ तकलीद करें ना नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की, बल्कि नवाज शरीफ ने तो कहा कि शहबाज शरीफ अब कीमतें कम करें। जी अब बहुत थोड़े दिनों तक आप देखेंगे एक माशी प्रोग्राम ये सब प्राइम मिनिस्टर साहब इसका ऐलान करेंगे, और काफ़ी हद तक काफ़ी जो महंगाई है इसको भी नीचे लाया जाएगा। कि हम समझ रहे हैं, ये यकीन कीजिए रिदा, मैं ज़ाती तौर पे चूँकि हम कॉमन लोगों में रहते हैं, आई एम VOP, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, आई नो द पीपल, कि बड़ा मुश्किल है। अब जो मैंने पहले लफ्ज़ यूज़ किया नहीं पे कर सकते, जैसे मऊ रूह का रिश्ता, इसलिए मैं कह लफ्ज़ ये बोला कि बरकरार रखना मुश्किल था, तो इसलिए कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा। और मियां साहब बहुत जल्द में भी विद इन अ कपल ऑफ डेज और 3-4 डेज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन सर ये 2-2 महीने का रिलीफ, इससे अवाम को खैरात मिलने का एक तासुर जाता है, इम्पैक्ट जाता है, एक भीख देने का तासुर इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि लोगों ने आपको वोट दे के हुकूमत में लेके आए हैं, या आपके पीछे लोगों का एक मैंडेट मौजूद है कि आप ओवरऑल जो आपके इलेक्शन के वादे थे उनको पूरे करें, ओवरऑल महंगाई को कम करें। ये नहीं कि आप रमज़ान बाज़ार लगा दें, आप सस्ते बाज़ार लगा दें, आप यूटिलिटी स्टोर्स पे पैकेजेस दे दें, या आप ये बिजली का पैकेज दे दें सिर्फ 2 महीने के लिए।
तो इस अच्छे काम की आपकी तारीफ की बजाय तनकीद ज़्यादा हो रही है। आई एग्री, मैं इस बात पे एग्री करता हूँ। जिस तरह आपने रमज़ान बाज़ार की बात की है, होना तो ये चाहिए बेसिकली, जो आइडियल सिचुएशन है कि आप तमाम जितने भी शॉपकीपर्स हैं उनको सब्सिडी दे दें, ताकि किसी को भी इस बात पे उसकी इज्जत नफ्स जो है वो मजरू ना हो, उसको लाइन में खड़ा ना होना पड़े। इस पर मेरा खुद ज़ाती तौर पर आई एम द पर्सन हु मतलब डील्स विद द ह्यूमन राइट्स, तो इसलिए मैं आपकी बिल्कुल से एग्री करता हूँ। लेकिन जिस किस्म के हालात बना दिए गए, इसके पीछे आपने थोड़ा सा सियाको सबाक से अगर देखेंगे ना, रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट जिसे कहते हैं, तो फरीदा आपको समझ आ जाएगी कि हुआ क्या है यहाँ पे। मतलब कम से कम लोग घरों को बेच के तो कम से कम वो बेचारे लंगर खानों में तो नहीं पहुंचे, और जो कुछ इस कौम को ख्वाब दिखाएंगे, जो कुछ इतने दरख्त लगा देंगे, इतनी नौकरियां कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। सर अब ये पुरानी बातें होंगी ना, इमरान खान भी जब आए थे तो वो पहले 2 साल यही राग लाते रहे, उन 2 साल में हम भी उन पर बड़ी तनकीद करते रहे और उसके फिर नतीजे में हमने गालियां भी खाई, गोलियां भी खाई। कोई बात नहीं, वो भी दो साल वो यही राग लाते रहे और उसका नतीजा फिर उन्होंने भुगता कि आखिर में उनकी हुकूमत किस तरह से गई, कितनी अनपॉपुलर होकर उनकी हुकूमत गिरी। आप लोग भी अगर यही काम करेंगे तो अवाम ने आपको भी छोड़ना नहीं है। जी डेफिनेट, आप बिल्कुल अवाम का रिश्ता जो इसीलिए होता है कि, और बेसिकली एक्चुअली जो मेन रीज़न है जी, एज ए लॉयर मैं बताने लगा आपको कि लोगों को जो मेन टैक्स नेटवर्क में लाया जा रहा है, इसीलिए लाया जा रहा है। और यूरोप में लोग इसलिए टैक्स देते हैं या बाकी मुल्कों में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं कि कॉमन मैन की ज़िंदगी जो उसमें आसानी पैदा हो, तो देर इज़ अ नीड टू टेक सो मेनी ड्रास्टिक स्टेप्स एक्चुअली। लेकिन इसको डेफिनेट आप नेक्स्ट वीक में मेरा ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उससे पहले कर देंगे मियाँ साहब, अपना प्राइम मिनिस्टर साहब पूरा माशी प्रोग्राम दे रहे हैं, और पूरी कोशिश होगी। कौन चाहता है कि उसकी आवाम में मकबूलियत ना रहे, कोई ऐसी ना, कोई अपनी जागन साइड तो नहीं चाहता खरीदा, लेकिन डेफिनेट ये केयर करेंगे मियां शबाशी साहब भी। शमीला फारूकी साहिबा ने ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, MNA हैं। अस्सलाम वालेकुम शमीला फारूकी साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। ये सिंध हुकूमत क्यों इतनी नाराज़ है, क्यों इतनी खफा है? मरियम नवाज शरीफ ने अगर दे दिया है पंजाब में रिलीफ 14 रुपीज़ फ़ी यूनिट का 2 महीने के लिए, चलें दिया तो है ना, सो आप लोग भी अपने सूबे में ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? खलील ताहिर सिंधु साहब मौजूद हैं, सेंटर हैं, वो भी कह रहे हैं कि जी आप लोग ये काम करें। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के बाद, जिस पे आप लोगों को बहुत नाज है, बहुत फ़ख्र है, सो मच सो कि जो आपके इत्तेहादी हैं फेडरल गवर्नमेंट में, MQM वाले और कराची में आपके साथ स्टेक होल्डर हैं, वो भी आपसे नाराज़ हैं। वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि आप लोग इतने अच्छे होते, पीपल्स पार्टी रिलीफ देने वाली होती, तो हम नून के साथ इत्तेहाद में क्यों जाते? जी शुक्रिया फरीदा। देखिए 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि हम बिल्कुल भी खाइफ नहीं है, ना नाराज़ हैं। अगर पंजाब हुकूमत के पास ये फाइनेंशियल कुशन है कि वो 2 महीने का रिलीफ 45 अरब रुपए खर्च करके दे सकते हैं हमको, तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं। पंजाब में रहने वाले भी हमारे ही भाई बहन हैं, और चाहे रिलीफ 1 दिन का हो, 2 दिन का, 2 महीने का, रिलीफ होता है। लेकिन इस रिलीफ देने से एक सुबायत की तासुब आता है। देखिए इस वक्त PMLN की हुकूमत, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो सरबराह हैं PMLN के, उनकी हुकूमत वफाक में है, उनके भाई इस मुल्क के वजीर आज़म हैं। अच्छा होता कि अगर ये ऐलान पूरे मुल्क के लिए वजीर आज़म साहब करते। देखिए पंजाब, लेकिन पीपल्स पार्टी सूबे की हद तक कर सकती है ना ये काम। बिलावल भुट्टो तो 300 यूनिट फ्री दे रहे थे इलेक्शन कैंपेन में। मैं इसका जवाब दे रही हूँ, अलाउ मी, मैं इसका जवाब दे रही हूँ। देखिए पंजाब के पास तो फाइनेंशियल कुशन है, KPK, बलूचिस्तान, सिंध, ये छोटे सूबे हैं, इनके बजट डेफिसिट हैं, वो ये पैसा नहीं निकाल सकते। जहाँ तक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात है, उन्होंने बिल्कुल कहा था वो हुकूमत में आएंगे तो 300 यूनिट फ्री देंगे। जरा मुझे जरा गाइड कर दीजिएगा कि सिंध पैसा क्यों नहीं निकाल सकता? सिंध के पास माशाल्लाह NFC में से पैसा, मुझे सवाल का NFC में से पैसा आता है। करने दीजिए जी। नहीं, मुझे आपका जो पहला सवाल है उसका जवाब देने दी। जवाब थोड़ा तवील है, सप्लीमेंट्री सवाल है, लेकिन आप जवाब जहाँ मुकम्मल तक ताल्लुक है कि जिन लोगों को फ्री हमने 300 यूनिट बिजली देनी थी, उनको हम दे रहे हैं। हमने पूरे सिंध के अंदर सोलर पार्क बनाए हैं, हमने तमाम अस्पतालों को हम सोलर सिस्टम के ऊपर ले गए। अभी जो सैलाब जदगान के घर बन रहे हैं और जो बन चुके हैं वो सब सोलर के ऊपर है। अभी सिंध हुकूमत ने 5 लाख सोलर पैनल फ्री मुफ्त बांटे हैं। हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश ये थी कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बनते तो वो सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं होते, वो सिर्फ सिंध तक रिलीफ नहीं देते। चले वो वज़ीर आज़म नहीं बने, उसकी जो भी वजह है, मैंडेट नहीं आया या कहीं से मंजूरी नहीं आई, जो भी हुआ, लेकिन 300 यूनिट फ्री देने का जो वादा है वो सिर्फ सैलाब ज़दगान के लिए तो नहीं था, वो सिर्फ अस्पतालों के लिए नहीं था। आपसे ये नहीं 300 यूनिट फ्री इस्तेमाल करने वाले, 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले। आप शायद मेरा जवाब समझी नहीं। मैंने कहा कि सिंध के अंदर हमने सोलर पार्क बनाए हुए हैं। हम ना सिर्फ घरों को फ्री सोलर पैनल दे रहे हैं,
बल्कि जो सैलाब जदगान के घर बन रहे हैं, जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट है, जो सिंध गवर्नमेंट बना रही है, इसमें वफाक का कोई लेना देना नहीं है, वो कोई इससे शराकत मैंने आपका जवाब समझ वो लिया था। मैं टीवियां चाह लगाए, रही थी कि आप हमने मेरी रहनुमाई कर अस्पतालों को दें। भी सोलर सिस्टम पे लेके, हम तो पूरे सिंध के अंदर मैं जो चाह रही थी कि आप मेरी जरा फैक्ट्रीज है या जो रहनुमाई कर अस्पताल देती। है, क्लिनिक्स हैं, जो डिस्पेंसरीज है, हम तो सबको सोलर पे लेके जा मैं रहे हैं। सिर्फ चाह रही हम थी, सिर्फ चाह रही ये- हूँ कि हम आप एक रहनुमाई कर दें permanent मेरी solution- मजीद। हमने शमीला एक साहिबा, परमानेंट सोल्यूशन ढूंढा है, और परमानेंट सोल्यूशन जरीदा यही है, 2 महीने की रिलीज के बाद क्या होगा, आपने परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है। परमानेंट सोल्यूशन ये पॉइंट आपका वैलिड है शमीला साहिबा, ये ये पॉइंट आपका वैलिड है, और मेरे नज़दीक 2 महीने की रिलीफ से कोई फ़ायदा नहीं होता, और अवाम ने इस तरह की खैरात देने के लिए मैंडेट नहीं दिया होता। आपको अवाम, आपसे मुराद हुकूमत है, विफाकी हुकूमत है या पंजाब की हुकूमत है, कि उनको अवाम इसलिए लेके आए हैं कि वो एक ओवरऑल रिलीफ दें। लेकिन बहरहाल आप कह रही हैं कि जो सोलर पार्क सिंध में लगाए गए हैं उनसे वो तमाम लोग कवर हो रहे हैं जो 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं, जिनको बिलावल ने वादा किया था कि फ्री यूनिट देंगे। उनसे वो तमाम लोग कवर नहीं हो रहे, लेकिन यही मेरा सवाल था। अब उन तमाम सार्फिन तक पहुंच रहे हैं। ठीक। जिस तरह मैंने कहा कि 5 लाख सोलर पैनल्स हम फ्री हम दे रहे हैं, उसके अलावा सैलाब जदगान के जो घर है वो भी तो है ना, तो 30 लाख घर बन यही मेरा पॉइंट था एग्जैक्टली, कि क्या वो वो सारे 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले कवर हो गए? आपने वजाहत कर दी ना कि नहीं, वो भी कवर नहीं हुए, वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। लेकिन होंगे, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल हाँ, होंगे। यही जब मेरा आप point पूरे सिंध को सोलर सिस्टम के ऊपर ले जाएंगे, जब आप फैक्ट्रीज को ले गए हैं, आप डिस्पेंसरीज को ले गए हैं, क्लिनिक्स को ले गए हैं, अस्पतालों को ले गए हैं, तो आप बाकी घरों को भी ले जाएंगे। ठीक आप है, घर शमीला लेके साहिबा जा ने रहे 2 हैं। सवालात उठाए हैं कि पंजाब की हद तक नवाज शरीफ का ऐलान करना, जो कि नून लीग के सदर हैं, जिनकी हुकूमत है विफाक में, सिर्फ पंजाब की हद तक रिलीफ का ऐलान करना, इससे सूबाइयत का फिजा बनती है, हवा उसकी मिलती है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जी ये रिलीफ सिर्फ 2 माह का है, उसके बाद क्या होगा? इनका जवाब ज़रा लेंगे नून लीग से, और दीगर भी सवालात करेंगे आफ्टर शॉर्ट क्विक ब्रेक। स्टे विद अस जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं सेंटर खलील ताहिर सिंधु साहब, शमीला फारूकी साहिबा MNA हैं, और आमिर मुगल साहब ने ज्वाइन किया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं। आमिर मुगल साहब, आपसे मैं सवाल जवाब का आगाज़ करना चाहूँगी ब्रेक के बाद। जो इमरान खान साहब ने आज कहा है कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी वगैरह ये सब एक ड्रामा है, ये ड्रामा क्यों लगता है? ये इंतहाई सीरियस बिजनेस है, इंतहाई सीरियस इशू है, सीरियस मैटर है ये। नंबर 1 सो सीरियस कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर कोई कमेंट करने से भी गुरेज कर रही है और इसको फ़ौज का इंटरनल मैटर करार दे रही है। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि जी ये मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने के लिए सब कुछ हो रहा है। तो क्या इमरान खान घबरा गए हैं मिलिट्री कोर्ट से? देखें जी, सबसे पहली तो बात यह है कि जनरल फैज साहब को जो अभी उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो मिलिट्री का इंटरनल मामला है। जो उनके चार्जेस आए थे वो ये थे कि उन्होंने अभी टॉप सिटी में उन पे करप्शन का केस आ रहा है, एक उसका था, और दूसरा ये था कि पोस्ट रिटायरमेंट उनकी कुछ एक्टिविटीज ऐसी थी। अब ये देखें आप कि हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, फौज का अपना एक अंदरूनी एहतसाब का निज़ाम है, लेकिन अगर हमने एहतसाब करना है फौज ने, तो कुछ इल्ज़ामात जो हैं वो इससे पहले जनरल बाजवा साहब पे भी हैं, जिन पे इल्ज़ामात लगाने के जुर्म में शायद असलम साहब जो मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं, वो सहाफ़ी हैं, आपकी बरादरी से हैं। अहमद नूरानी पे कितनी FIR हो चुकी हैं, उससे पहले जनरल अशफाक परवेज़ कियानी पे कितने चार्जेस हैं करप्शन के। तो हम तो वेलकम करते हैं कि जिसने भी करप्शन की है, तो हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनसे अपील करते हैं कि वो सबका एहतसाब करें। सिर्फ जनरल फैज हमीद का एहतसाब क्यों हो रहा है? बाकी है कि उनकी रिटायरमेंट के बाद उनकी अगर कुछ एक्टिविटीज़ हैं या कुछ भी मामलात हैं, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं, उसको कौम के सामने लाया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई ये समझता है या तासर देने की कोशिश कर रहा है कि वो 9 मई वाले मामलात हैं, तो तहरीक इंसाफ तो बारहा ये कह चुकी है कि 9 मई वाले जो मामलात हैं उसकी सुप्रीम कोर्ट का एक हाई पावर जुडिशल कमीशन बने, उसकी इंक्वायरी करे। अगर तहरीक इंसाफ के किसी फर्द का, किसी रहनुमा का, इमरान खान का उसमें कोई रोल है, तो उसको बिल्कुल इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें किसी और का रोल साबित होता है, अगर इसमें उस वक्त की हुकूमत पंजाब मुलव्वस होती है, उस वक्त का वज़ीर दाखिला मुलव्वस होता है, उस वक्त का CM पंजाब मुलव्वस होता है, उस वक्त का IG पंजाब मुलव्वस होता है, तो फिर उनके खिलाफ एहतसाब होना चाहिए, ना कि इस वाक़े की। आमिर साहब, 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सुप्रीम कोर्ट के हाई पावर जुडिशल कमीशन पर एतबार कर रही है,
तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल को भी जो है वो करार दिया है कि वो हो सकते हैं, सिर्फ ये कंडीशन लगाई है कि वो फैसला हतमी फैसला नहीं करेंगे। तो इसी सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कमीशन पर आपको एतबार है, लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट जब मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल को देती है करार कि जी आप ये कंडक्ट किया जाए, उस पर आप एतबार नहीं करते। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, तजाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। फिर उन्हीं जनरल बाजवा को आप लोग एक्सटेंशन दी अपने दौर में, उन्हें जनरल बाजवा को इमरान खान ताहयात एक्सटेंशन देना चाहते थे, आज उन पर इल्ज़ाम, यही तजाद है जो सवालात क्रिएट करता है। जी हाँ, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। आप मुझे बताएं कि उनके जो करप्शन के चार्जेस हैं उस वक्त सामने आए थे या आज सामने आए हैं? आज सामने आए हैं, और एक सहाफी ने ब्रेक किए, इमरान खान ने वो ब्रेक नहीं किए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब करप्शन से हटके इमरान खान की गवर्नमेंट हटाने के हवाले से जो उनके बारे में इल्जामात लगाए हैं वो ख्वाजा आसिफ ने लगाए हैं। ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के जो सुसन हैं जनरल एजाज अमजद, उनके घर में जनरल फैज हमीद ने मुझे बुला के ये मैसेज दिया जनरल बाजवा का कि आप जो है वो गवर्नमेंट संभाल लें। तो ये इल्जामात उन पे ख्वाजा आसिफ लगा रहे हैं। दूसरा इल्जाम जो है उन पे मौलाना फजल रहमान लगा रहे हैं कि इन्होंने, और जनरल फैज ने हमें कहा कि आप लॉन्ग मार्च लेके आए, आप हमें थोड़ा सा टाइम दें, और इमरान खान की हुकूमत को खत्म कर रहे हैं। तो ये इल्जामात इमरान खान नहीं लगा रहे उन पे, ये मौलाना फजल रहमान भी लगा रहे हैं, ये इल्जामात ख्वाजा आसिफ भी लगा रहे हैं, और इसी किस्म के इल्जामात जनरल फैज इस वक्त गिरफ्तार है ना, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। ये सब मामलात अगर उनकी रिटायरमेंट से पहले के भी सामने आते हैं इंक्वायरी वगैरह में, तफ्तीश में मजीद, तो सबके हवाले से फिर जो है मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तजादात का जवाब अभी तक बरकरार है। और क्या इमरान खान घबरा रहे हैं मिलिट्री कोर्ट से? मैं उसकी तरफ आता हूँ। देखें, आर्मी के जो DGISPR थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बारहा कहा कि ये जो 9 मई है इसमें तहरीक इंसाफ मुलव्वस है। अब मुझे आप ये बताएं कि एक इदारा इमरान खान पे जब इल्जाम लगा रहा है तो वो इल्जाम लगाने की हद तो थी कि उसने इल्जाम लगा दिया, अब उसके बाद वो मुद्दई तो बन गया, मुनसिफ भी वही बनेगा इदारा, और उसके बाद उसकी सजा भी वही देगा। ये किस तरह मुमकिन है? क्या इसको इंसाफ कहते हैं? उन्होंने इल्जाम लगाया, ये आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं और वहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब या तो तहरीक इंसाफ ये कह रही हो कि 9 मई का जो वाक़या है वो काबिल मज़म्मत नहीं है, या तो तहरीक इंसाफ ये कह रही हो कि वो वाक़या ठीक हुआ था, तहरीक इंसाफ उस वाक़े की हमायत कर रही हो। एक DGISPR ने जब इल्जाम लगा दिया तो कम से कम अब आप ये कह रही हैं कि जिसने इल्जाम लगाया फैसला भी वही करेगा, तो जिसने इसका मतलब है इल्जाम जो लगा रहा है उससे तो वही फैसला। लेकिन आमिर साहब, रिस्पेक्टफुली क्या इसका ये पहलू नहीं बनता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस पे एतराज़ है, और माशाल्लाह PTI को पूरे मुल्क में सभी पर एतराज़ है सिवाय PTI के अपने लोगों के। आप लोग कहते हैं जी चीफ मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है, सारे चीफ मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं सिवाय KP के, प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हैं, IGs भी इन्वॉल्व हैं, मिलिट्री अपने अंदर ट्रायल ना करे, हालांकि मिलिट्री का अपना एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है जो कई दहाइयों से चलता हुआ आ रहा है, नॉट जस्ट पार्टीशन से पहले, पार्टीशन के बाद, पार्टीशन से पहले भी अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेस रहा है। नॉट फॉर सिविलियंस नहीं, लेकिन आमिर साहब जिनके दौर में हुआ है, आमिर मुगल साहब आपके दौर में नहीं मिलिट्री ट्रायल हुआ था? जी मैं आपको बताता हूँ, और सेकंडली आर्टिकल उसका 92 पढ़े प्लीज जरा फौजी एक्ट का। मुगल साहब उसमें देखे क्या लिखा हुआ है, इवन जो रिटायर भी हो जाता है बंदा तो उसको अगर उसने कोई करप्शन की, व्हाट एवर करप्शन की, तो हम बात ही नहीं कर रहे, सारे ताने बाने तो आपके साथ मिल रहे हैं। और एक सेनेटर को उसकी शलवार की जेब में कैमरा डाल के भेजा जनरल फैज ने कि जाके तो इमरान खान के घर जाके जो इनकी अपना उनकी जो मिसेज है उनकी जाके सारी रिकॉर्डिंग करके लाए। अभी इनके साथ यस पुरानी बात कर रहा हूँ, पिछले दौर की, इस हद तक इनकी भी वो कर रहे थे हर चीज, मैं नाम नहीं ले सकता, सॉरी टू से, लेकिन इस हद तक। आमिर साहब आपकी तरफ आ रहे हैं, मैं आमिर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, आपका तफसील से जवाब लूंगी। जी मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, मैं अब भी कह रहा हूँ, जनरल फैज ने भेजा, जी भेजा इमरान खान के घर बन्नी गाला वाले में एक सेनेटर की शलवार की जेब में कैमरा डाल के कि आप उनकी बेगम वाइफ की रिकॉर्डिंग करके लाएं, और फिर इनके साथ सारा कुछ। तो देखो जिसको ये कहते थे, इस खबर पे स्टैंड करते हैं? जी मैं स्टैंड करता हूँ। कौन से सेनेटर है वो? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन पार्टी के पार्टी भी मैंने बताऊंगा, लेकिन एक छोटी पार्टी से नहीं, मैं ऐसे नहीं कहना चाहता, मैं मुझे नहीं पता पार्टी किसकी है, लेकिन एनी हो ये आजाद थे कोई व्हाटएवर कोई भी हो, लेकिन व्हाटएवर जो भी जिसको ये कहते थे कि हमारा बाप है, रात को अवाने सदर में, फिर उसी को यजीद कह रहे हैं दिन को, उसी को रात को ये कह रहे हैं, अपना दिन को यजीद कहते हैं, कभी मीर जाफर कहते हैं, मीर सादिक कहते हैं, डटी हैरी कहते हैं। ये सारा प्लान जनरल फैज ही आपके लिए कर रहा था, और कौन कर रहा था?
आप इतने भोले ना बने, आप गिरे हैं कुएं में भी और आप वहां से अपनी रोप झाड़ रहे हैं कि हमें यहाँ से निकाल लिया वरना हम किस तरह मुंह कर जाएंगे। ऐसी बात नहीं है आमिर मुगल साहब, आप भाइयों की तरह, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। और 9 मई वाला वाकया भी इमरान खान कह के गए थे कि अगर मुझे गिरफ्तार हुआ, आप ही की पार्टी ने नारा लगाया ना कि अगर इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये कैसे आप कह देते हैं? फिर आपने जो फर्म हायर की है वो फर्म है जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ बात करती है, और जो डेविड क्या है उसका नाम, डेटन, वो बंदा आपने हायर किया जो हमेशा से एटमी प्रोग्राम के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम वो तो नहीं ना, हमको छोटे छोटे चूजे तो नहीं, हम भी पूरी दुनिया को समझते हैं। 4 दफा मिनिस्टर रह चुके हैं, सेनेट में है, एडवोकेट हूँ, एक एक बात की आपका पता है। और जनरल रायन से आपने रब्ता किया। आमिर साहब जवाब दे दें। जी आमिर मुगल साहब। जी देखें, ये मेरे भाई ने जितने भी इल्जामात लगाए हैं, ये इल्जामात हम 2 साल से सुन रहे हैं। ये 9 मई 2023 से पहले भी ये इल्जामात थे हमारे ऊपर, 9 अप्रैल 2022 के बाद, और आज भी ये इल्जामात लगा रहे हैं। सबसे पहले तो इन सारे इल्जामात का मुंह तोड़ जवाब अवाम ने 8 फरवरी को इनको दिया, तहरीक इंसाफ को 2 तारीख का मैंडेट दे के। लगा बात है कि वो मैंडेट हमने से डकैती करके लूट लिया गया दिन दिहाड़े। उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अगर आपको अवाम की तरफ से ये जवाब पसंद नहीं आया, ये सारे इल्जामात आप इमरान खान पे 8 फरवरी 2000 पहले से लगा चुके थे। 9 मई का जो क्या हुआ है वो तहरीक इंसाफ ने करवाया है। उससे पहले 71 का भी इमरान खान के जिम्मे लगा दें, उससे पहले भी कोई आपको जंगे अजीम अव्वल और दोम का भी सारे लगा दें। लेकिन हम ये कहते हैं कि एक इतना बड़ा आपके ख्याल में इशू है कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई को बगावत की थी या करवाने की कोशिश की थी, उसमें मुलव्वस थे, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी उसमें मुलव्वस थी। तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट का एक बेंच बने, और 9 मई के फौरन बाद हमने ये एप्लीकेशन डाली हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। मैं फिर रिक्वेस्ट दोबारा दोहराऊंगा, आप मुद्दई तो बन सकते हैं, आप मुंसिफ नहीं बन सकते। ये किस तरह मुमकिन है दुनिया में कि जो मुद्दई हो वही मुंसिफ भी हो? ठीक है, देखिए आमिर मुगल साहब भी वो खुद करे। ठीक है, आमिर मुगल साहब आप भाई खत्म हो रहा है। जी मैं बिल्कुल बात करूंगा। आमिर मुगल साहब क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब मेरे साथ रही है पंजाब में, वो 2 दफा एमपी में 4 दफा रहा हूँ, वो पराडो पे बैठ कर नहीं कह रहे थे कि मैं कोर कमांडर हूँ उसकी तरफ जाना है। और दूसरे नंबर पे जब आपके सेनेटर एजाज साहब फरमा रहे थे कि हमने एक गमला तोड़ दिया उस वहाँ का अपना जहाँ पे जना उसका, आपने कोई चीज नहीं वहाँ पे छोड़ी। और इमरान खान का भांजा हसन न्याजी जनरल साहब की जो थी अपना ट्राउजर उसको छड़ी पे लटका के ऊपर को मारा था, वो आपके लोग नहीं थे? अच्छा एक आखिरी बात करने लगूँ, अगर आपके लोग ये लीडर नहीं थे, ये कहते जी हमारे लोग नहीं थे, इनके से मुकर जाएं, क्या अपने बंदे जो इनके शामिल थे क्या किसी को पार्टी ने नोटिस दिया? क्या आप क्यों गए फौजी तंसीबात पे? आमिर मुगल साहब जी अच्छा सुने, मैं इसका जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा कि क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कॉल नहीं दी कि कोर कमांडर हाउस चले? इन्होंने कहा कि क्या वहाँ पे हसन न्याजी सुन लेना। ओ भाई मैंने वो वीडियो सुनी हुई है ना, लेकिन आपने दूसरी वीडियो नहीं सुनी जहाँ बाहर खड़े होकर डॉक्टर यास्मीन राशिद वो लाउड स्पीकर पे कह रही है कि भाई कोई कोर कमांडर हाउस के अंदर ना जाए। ये वीडियो भी आपने देखी है या नहीं देखी है? हसन न्याजी के साथ खड़ा होके कोई बंदा, हसन न्याजी नहीं लहरा रहा, कोई उसके साथ खड़ा होकर वर्दी लहरा रहा है, तो आप उसको उतनी सजा देना जितनी वर्दी बाहर खड़ा होकर लहराने की है। जिसने अंदर घुस के कोर कमांडर हाउस में तोड़ फोड़ किया, आप उसको वो साहब जनरल सरफराज शहीद हुआ, आपके गालमगोल ब्रिगेड ने उनके फैमिली के खिलाफ मुहिम चला दी। आपने तो एंकर्स को किस हद तक मैं बात नहीं यहाँ पे कर सकता, लेकिन आप मैं क्या आपसे बात करूँ? झूठा इल्जाम है, मुझे अपने पहले इल्जाम का जवाब देने मैंने तो आप पे तो इल्जामों की फहरिस्त बहुत लंबी है ना, आप कितने मेरे जवाब देंगे मुझे ये बताइए। टाइम बहुत कम रह गया आमिर साहब, जरा क्विकली। बिल्कुल मैं खत्म कर रहा हूँ इसको। और एक आखिरी चीज, सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, सीसीटीवी कैमरे कहाँ है कोर कमांडर हाउस के, जीएचक्यू के सीसीटीवी कैमरे कहाँ हैं? और जनरल सरफराज शहीद की आपने बात की, वो तो जनरल थे, एक सिपाही भी शहीद होता है तो तहरीक इंसाफ उसके खानदान के साथ खड़ी है, जला देते हैं। अगर किसी ने उसके खिलाफ कोई पोस्ट की है, चाहे वो पाक फौज का सिपाही है, चाहे उसका जर्नल है, तो आप दिखाएं वो तरीके से अहदेदार। आमिर मुगल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम प्रोग्राम का टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। आमिर मुगल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमेशा ऑनर करते हैं रिक्वेस्ट हमारी तशरीफ लाते हैं प्रोग्राम में। सेंटर खलीद तासिंदु साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, शबीला फारूकी साहिबा का भी शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफिज़।